शुक्रवार 20 फरवरी 1707 अहमदनगर के नजदीक भिंगार की छावनी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। मुगल सल्तनत के परंपरा के अनुसार नया बादशाह कौन बनेगा, इसलिए औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में स्पर्धा शुरू हो गई। जजाओ के युद्ध पश्चात मोहम्मद मुअज्जम ने बहादुर शाह यह किताब धारण किया और वह बादशाह बना। सन 1712 में बहादुर शाह की वृद्धावस्था में मृत्यु हुई। उसके पश्चात उसका बड़ा बेटा मोइनुद्दीन उर्फ मोहम्मद जहांदर शाह बादशाह बना। उसका भतीजा फर्रुख सियर इस वक्त ढाका के करीब था। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो ढाका से निकला। उसे साथ दे रहे थे सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन अली। 1712 के खत्म होते होते हुई एक लड़ाई में जहांदर शाह को हराकर फर्रुख सियर बादशाह बना। इस तरह दिल्ली का बादशाह सिर्फ 6 महीने के अंदर बदल गया था। सैयद भाइयों का प्रभाव दिल्ली दरबार में बढ़ता ही जा रहा था, जो फर्रुख सियर से नहीं देखा गया। इन दो भाइयों को अलग करने हेतु सन 1715 में उसने हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार बनाकर दूर भेज दिया। सैयद अब्दुल्ला इस वक्त दिल्ली दरबार का वजीर था। दक्कन में सैयद हुसैन अली की सेवा में शंकराजी मल्हार नामक एक सरदार शामिल हुए। वे मराठों के पूर्व राजा छत्रपति राजाराम महाराज के विश्वास पात्र थे। शंकराजी मल्हार की मध्यस्थी से मराठा राजा छत्रपति शाहू और हुसैन अली के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी किले और प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर मुगलों की मान्यता मिले और मराठों को दक्षिण के 6 मुगल सूबों में चौथाई का अधिकार मिले। बादशाह के अनुमति के बिना यह समझौता पूरा नहीं हो सकता था। जब इस समझौते का फरमान हुसैन अली ने दिल्ली भेजा, तब बादशाह को हुसैन अली से बगावत की बू आने लगी। सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बने फर्रुख सियर ने फरमान देने से इनकार कर दिया। उस वक्त दिल्ली में फिर एक बार सत्ता परिवर्तन हुआ। वजीर सैयद अब्दुल्ला ने तख्ता पलटकर रफीउद्दौला को बादशाह बनाया और मराठों को फरमान जारी किए। इस घटना ने सल्तनत में बादशाह का महत्व लगभग खत्म कर दिया और एक नए दौर की शुरुआत हुई। ये दौर था वजीरों का और नवाबों का। बादशाह एक नाममात्र कठपुतली बनकर रह गया और राजकाज के सारे निर्णय वजीर और नवाब लेने लगे। 24 सितंबर 1719 को फतेहपुर सिकरी के करीब विद्यापुर की छावनी में रफीउद्दौला का निधन हुआ। 7 दिन बाद रोशन अख्तर ने मोहम्मद शाह गाजी का खिताब लेते हुए बादशाह बनने का ऐलान किया। सन 1719 में मोहम्मद शाह बादशाह बना। सदा रंगीला इस नाम से कविता करने वाले मोहम्मद शाह को इतिहास मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानता है। मोहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। नादिर शाह 56 दिनों तक दिल्ली में था। इन 56 दिनों में नादिर शाह ने जो कोहराम मचाया, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जो तख्त अब तक कमजोर हो चुका था, वह इस हमले और लूटपाट के बाद बुरी तरह से गुर्बत में चला गया। सन 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह अपना तख्त तो बचा सका, लेकिन अपनी सल्तनत को रोज कम होते हुए देख रहा था। मोहम्मद शाह के कार्यकाल में मराठों जैसी बड़ी ताकत दक्षिण से उभर कर अब उत्तर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजाम को 1728 में पालखेड़ और 1738 में भोपाल में हराकर मराठों की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन किया। सन 1737 में बाजीराव ने स्वयं दिल्ली पर ही आक्रमण कर मराठों को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। 1740 के दशक में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं ने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे उपखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए। 1740 में बाजीराव पेशवा का निधन, 1747 में नादिर शाह का खून, 1748 में बादशाह मोहम्मद शाह का और दक्षिण में निजाम की मृत्यु, अहमद शाह अब्दाली का काबुल में बादशाह बनना, 1749 में महाराष्ट्र में छत्रपति शाहू जी का देहांत और 1750 में
पेशवा नाना साहब का सांगोला करार के अनुसार राजकाज संभालना, इन घटनाओं से हिंदुस्तान की राजनीति ने करवट बदली। मोहम्मद शाह के निधन के बाद अहमद शाह जब बादशाह बना तो 1752 में मुगलों ने मराठों को और अधिकार देते हुए उनका संरक्षण स्वीकार किया। इस समझौते को अहदनामा के नाम से जाना जाता है। इस समझौते से मराठों का उत्तर में प्रभाव बढ़ता गया, जिनसे उन्हें नए शत्रुओं का सामना करना पड़ा। कभी जाटों के महाराजा सूरजमल से तो कभी मारवाड़ नरेश विजय सिंह से। सन 1753 से लेकर 1755 इन 2 सालों में मराठों के पेशवा नाना साहब के अनुज रघुनाथ राव ने 2 बार उत्तर हिंदुस्तान पर मुहिम की। इस दौरान उन्होंने पूर्व वजीर इंतजामुद्दौला को वजीर पद से हटाकर इमाद उल मुल्क गाजीउद्दीन को नया वजीर बनाया। 1757 में जब अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, तब मुगल शासन की रक्षा के लिए मराठों की ओर से पेशवा के भाई रघुनाथ राव उत्तर हिंदुस्तान अब्दाली का मुकाबला करने आए। उनके पहुंचने से पहले अब्दाली ने आगरा और मथुरा में हत्याकांड किए। उस समय मराठों ने अफगानों का पीछा करते हुए पंजाब पर कब्जा किया, लेकिन जब अफगान सेना भारी मात्रा में लौट आई तो उसका पर्यावसान पानीपत के तीसरे युद्ध में हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार से उत्तर की राजनीति में उनका प्रभाव कुछ सालों तक कम हुआ। सन 1761 से लेकर 1770 तक नजीब खान रोहिला ने दिल्ली में शहजादा मिर्जा जवाब बख्त के साथ राज किया, जबकि असली बादशाह शाह आलम इस वक्त अवध और बंगाल में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। बक्सर और प्लासी की लड़ाई ने अवध बंगाल के नवाबों के रूप में एक तरह से मुगल शासन का ही पतन देखा। बादशाह शाह आलम ने कभी अंग्रेजों का तो कभी मराठों का साथ लेते हुए दिल्ली वापस आने का प्रयास किया। आखिरकार मराठा सरदार महादजी सिंधिया की मदद से बादशाह शाह आलम दिल्ली लौटा। महादजी सिंधिया से खुश होते हुए बादशाह ने उसे तथा पेशवा को वकीली मुतल्लक के साथ कई और ओहदों से नवाजा। नजीब खान की मृत्यु के बाद उसके पोते गुलाम कादर ने दिल्ली में कोहराम मचाते हुए शाही जनाने पर काफी जुल्म किए। यहाँ तक कि बादशाह आलम को अंधा बनाकर दिल्ली सल्तनत अपने कब्जे में कर ली। महादजी सिंधिया ने फिर गुलाम कादर को कैद कर उसे मौत की सजा देते हुए बादशाह की ओर से बदला लिया। सन 1806 में यानी शाह आलम द्वितीय के मृत्यु के बाद मुगल सत्ता पूर्ण रूप से कमजोर हो गई। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद अकबर द्वितीय के रूप में बादशाह केवल एक नाममात्र राजा रह गया था। उनके पुत्र बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह साबित हुए। सन 1857 के स्वतंत्रता समर के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह को कैद किया और इस तरह मुगल साम्राज्य का अधिकृत अंत हुआ। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आए विलासी उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य को संभालने में असमर्थ रहे। अतः 1526 में बाबर द्वारा स्थापित हुआ मुगल साम्राज्य 1857 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु से समाप्त हुआ। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे थे विरासत। धन्यवाद।